गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं तारेंद्र बेले। इस समय पर आप लोगों का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 10वीं यूनिट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं और मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 10वीं यूनिट के बारे में बहुत ही गहनता से अध्ययन यहाँ पर करवाता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि धीरे धीरे हम लोगों के सभी आयोग जो है वो अब कंप्लीट होते जा रहे हैं। कम से कम ये मान के चलिए आप लोग कि सिर्फ और सिर्फ हमारे दो आयोग, एक तो नीति आयोग हम लोगों को बचा हुआ है और इसके बाद मानव अधिकार आयोग को जैसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे वैसे ही इस यूनिट को हम लोग ओके टाटा बाय बाय बोल देंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा, आप लोग क्या कोशिश करिएगा कि आप लोग कोशिश करिएगा कि जैसे ही मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है साथ ही साथ आपका भी ये टॉपिक विथ रिवीजन, पूरे रिवीजन के साथ आप लोगों का भी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए ताकि हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक में आप लोग मेरे साथ बने रहे। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि जैसे ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो वैसे ही आप लोगों का भी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। लास्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें कि लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने किस बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बहुत ही गहनता से अध्ययन किया था और बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है केंद्रीय सूचना आयोग, क्यों इस देश में केंद्रीय सूचना आयोग जैसे एक आयोग की आवश्यकता पड़ी, क्यों देश की सारी सूचनाओं को देश के लोगों तक, इस देश के जो जन है, इस देश के जो लोग हैं उस तक पहुंचना क्यों आवश्यक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा कि केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य होते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त कौन होता है, सदस्य सूचना आयुक्त कितने होते हैं, कौन उनको नियुक्त करता है, कितना उनका कार्यकाल होता है, कैसे उनको पद से हटाया जा सकता है, क्या उनके कार्य होते हैं और भी बहुत सारी चीजें कि वो अपने प्रतिवेदन किसको देते हैं। ये सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कशन कर लिया था और उम्मीद करता हूं कि वो टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वहां पर मुझे बता सकते हो और जैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हो और जैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे उसके बाद आज का ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि क्या टॉपिक है सर आज का, तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का राज्य सूचना आयोग। हम लोगों ने केंद्र स्तर पर केंद्र सूचना आयोग तो पढ़ लिया, लेकिन हम लोगों को राज्य स्तर पर भी एक ऐसी संस्था है जो वही काम करती है जो केंद्र स्तर पर केंद्र सूचना आयोग करता है। तो ऐसी एक संस्था राज्य में भी है, तो उसकी संरचना पढ़ना है हमको, उसकी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, कैसी समिति बनती है, उसका कार्यकाल कितना होता है। इन सारी चीजों के बाद जब राज्य सूचना आयोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद 2 स्लाइडों में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में जो सूचना आयोग है, मध्य प्रदेश में जो सूचना आयोग है उसकी वर्तमान संरचना कैसी है, उसमें वर्तमान कार्यकाल मतलब वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन है मध्य प्रदेश सूचना आयोग में। इन सारी चीजों के ऊपर आज की इस क्लास में हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे, खुश होंगे, मोटिवेटेड होंगे और आज के इस लेक्चर लेने के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार होंगे। इसी के साथ आज का हम ये लेक्चर जो है ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य सूचना आयोग। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल जो बताया था, मैंने आप लोगों को कल बताया था क्या, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इस देश में, भारत देश में जो है वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन होता है। और जब ऐसा शासन होता है तो कहा जाता है कि सरकार, जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उन सभी कार्यों की सूचना इस देश के लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस देश में रह रहे जितने भी लोग हैं उनका ये अधिकार होता है कि इस देश में जो भी योजनाएं चल रही है, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी काम हो रहे हैं या किसी भी सरकारी विभाग के द्वारा जो भी काम हो रहे हैं, उन सूचनाओं तक पहुंच होना ये अधिकार है इस देश के नागरिकों का। और ये अधिकार वैधानिक रूप में वर्ष 2005 में एक अधिनियम के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा इस देश के नागरिकों को दिया गया। वो अधिनियम कौन सा था, तो वो अधिनियम आप लोग जानते ही है। वो अधिनियम कौन सा था, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। और हमने वहीं पर देख लिया था कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो भी सरकारी सूचनाएं हैं, जो भी सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं, जो भी काम किया जा रहा है, उन सूचनाओं के मतलब उन सूचनाओं तक इस देश के नागरिकों की पहुंच तो बन गई,
लेकिन अगर कभी कोई अधिकारी ये सूचना प्रोवाइड करने से मना कर दे या कोई शिकायत होती है तो उसके लिए भी इस आयोग में, इस अधिनियम में प्रावधान किया गया और बोला गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग होगा और धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग होगा। यहां तक की बातें क्या आप लोगों को क्लियर है? हम लोगों ने उस आयोग को पढ़ लिया है जो धारा 12 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग था। आज हम लोगों को स्टडी करनी है उस आयोग के बारे में जिसका उल्लेख सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत किया गया है। मतलब हमें पढ़ना है राज्य सूचना आयोग के बारे में। तो क्या आप लोग तैयार हैं? मतलब आज हम लोग राज्य सूचना आयोग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं पूरे लेक्चर में, और उसी के साथ हम लोग सूचना आयोग की भी कहानी खत्म कर देंगे। और कहानी खत्म कर देंगे मतलब अगर मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ तो आप लोगों का भी कंप्लीट होना चाहिए, इस बात की उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आप लोग मेरी उम्मीद न तोड़ेंगे। ठीक है सर, दिल तो इतनों का तोड़ा होगा, उम्मीद न तोड़ो कम से कम। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? तो राज्य सूचना आयोग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो क्या है? वही संस्थान है। मैंने आप लोगों को बताया कि राज्य सूचना आयोग क्या है। राज्य सूचना आयोग वही है जो केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग है। हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा स्वतंत्र संस्था है जो शिकायतों की जांच करता है। हम लोगों ने क्या देखा? एक उच्च, काले पे काला कैसा चलेगा? ठीक है, काले पे हरा चलाएंगे। ओके, ठीक है। तो क्या वहां पर भी हमने देखा था कि एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है, एक स्वतंत्र निकाय है। कौन? केंद्रीय सूचना आयोग भी एक स्वतंत्र निकाय था, राज्य सूचना आयोग भी एक स्वतंत्र निकाय है जो उसमें दर्ज शिकायत, उसके पास जो भी शिकायत आती है उसके लिए वो जांच करेगा। ठीक है, और इनका निराकरण करने वाली एक संस्था है, ये बात बोली गई। ठीक है, क्या बोला? राज्य सरकार के अधीन जितने भी कार्यालय है, राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालय, वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, कल बता चुका हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं। ठीक है, उपक्रमों के बारे में शिकायत और अपील की सुनवाई करता है, ये है। तो बेसिक जो काम है उसके क्या है? जो भी उसके पास शिकायत आएगी, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो भी अधिकार इस देश के नागरिकों को मिले हैं, उन अधिकारों को अगर कोई हनन करता है, कोई सरकारी विभाग अगर उन अधिकारों को हनन करता है तो उन सभी अधिकारों की शिकायतों के लिए कौन सुनवाई करेगा? केंद्रीय स्तर पर केंद्र सूचना आयोग और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग इस बात की सुनवाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों की पृष्ठभूमि की राज्य सूचना आयोग क्या होता है। ठीक है, इसके बाद की बात अगर हम लोग करें तो कहा जाता है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं गठन की बात। तो गठन आप लोगों को पता है, इसमें कुछ बताने लायक चीजें हैं क्या? कुछ नहीं है सर, हमको पता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत इसका गठन कर दिया गया और इसके तहत राज्य सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा गठन कर दिया गया राज्य सूचना आयोग का। और सर किस रूप में किया गया? तो ये भी हम लोगों को पता है क्योंकि इसके लिए एक अधिनियम आया था। कौन सा अधिनियम? सूचना का अधिकार अधिनियम। और जब भी किसी निकाय का गठन अगर अधिनियम के तहत होता है, जब भी किसी निकाय का गठन अगर अधिनियम के तहत होता है तो वो कैसा निकाय होता है? वो होता है सावधिक निकाय। इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, जिस किसी का नाम लिखना चाहे तो वो लिख लो। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए राज्य सूचना आयोग की प्रकृति कैसी है, केंद्रीय सूचना आयोग की प्रकृति कैसी है। उस समय आप लोगों को याद आना चाहिए कि राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग की जो प्रकृति है वो है सावधिक निकाय, वह एक सावधिक प्रकृति है। ये चीज आप लोगों को उस समय पर याद आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात, अगर हम लोग संरचना के बारे में बात करें तो संरचना वहां भी हम लोगों ने देखी थी। क्या संरचना हम लोगों ने देखी थी? वहां भी हम लोगों ने संरचना देखी थी कि एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा। कहां पर? कहां? तो हम लोगों ने केंद्रीय सूचना आयोग में देखी थी कि एक जो होगा वो मुख्य सूचना आयुक्त होगा और साथ में मैक्सिमम 10 होंगे, मैक्सिमम 10 सदस्य आयुक्त होंगे। मैक्सिमम सदस्य कितने?
10, मैक्सिमम 10 होंगे। तो राज्य सूचना आयोग में भी यही बोला गया कि एक सूचना आयुक्त होगा, एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा राज्य में, और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त का प्रावधान है, ये बात बोल दी गई। वो बात अलग है कि अभी तक केंद्र में भी 10 सदस्य, जो 11 सदस्यीय आयोग नहीं बन पाया। अभी मैक्सिमम कितना है, 1+6 मतलब 7। हम लोगों ने लास्ट के ही लेक्चर में ये चीज देखी हुई है। तो जो संरचना है वो ये, ठीक है। नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति वहां पर केंद्रीय सूचना आयोग में नियुक्ति कौन करता था, वहां पर राष्ट्रपति नियुक्त करता था। और वहां पर जब केंद्रीय सूचना आयोग में जब राष्ट्रपति नियुक्त करता था तो मैंने बताया था कि सदस्य मतलब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन होता था, जिस समिति का अध्यक्ष कौन होता था, इस देश का प्रधानमंत्री। साथ ही साथ उसमें एक सदस्य होता था विपक्ष का नेता, और प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट का कोई भी मंत्री जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता था, मनोनीत कर देता था, वह मंत्री जो है वह उस समिति में आकर बैठता था। इन 3 लोगों की समितियों के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती थी। वैसे ही नियुक्ति का प्रावधान यहां भी है। मतलब अब राज्य की बात आई, सर नियुक्ति कौन करेगा, तो सबसे पहली बात तो यहां पर आप लोग राज्यपाल, नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। लेकिन यहां भी एक समिति बनेगी, क्या बनेगी, यहां भी एक समिति बनेगी। कैसी समिति, यहां भी 3 सदस्यीय समिति बनेगी, जिसमें एक मतलब समिति का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, जिस भी राज्य में इस राज्य सूचना आयोग का गठन होना है उस राज्य का सीएम, ठीक है, उस राज्य का सीएम होगा। फिर सर सदस्य कौन कौन होंगे, सदस्य मतलब 2 सदस्य, सर 2 सदस्य होंगे। तो एक तो होगा कैबिनेट मंत्री मतलब राज्य कैबिनेट मंत्री, राज्य की जो कैबिनेट है, कैबिनेट मंत्री, जिसको कौन नियुक्त करेगा, जिसको सीएम के द्वारा मनोनीत, सीएम द्वारा मनोनीत, ठीक है। मतलब सीएम के द्वारा जिसको बोल दिया जाएगा कि आप आकर वहां बैठिए तो वो बैठेगा। लेकिन एक जो व्यक्ति होगा ना, वो होगा विपक्ष का नेता, विधानसभा का विपक्ष का नेता, ठीक है, विपक्ष का नेता ये होगा, ठीक है। ये चीज हो गई। क्या ये चीजें समझ आई आप लोगों को, ये यहाँ पे वही चीज लिखी है। ये 3 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि राज्य सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनेगा और राज्य सूचना आयोग के अन्य सूचना आयुक्त कौन बनेंगे। ये 3 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। ये जो सामने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है ना, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे सर कितना तो आसान है, इसमें आप कौन सा मंत्र पढ़ना है। भाई साहब, जब यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, क्या पूछा जाएगा कि बताइए राज्य सूचना आयोग या राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित जो समिति का गठन किया जाता है उसमें निम्न लोग होते हैं या उनमें निम्न कौन नहीं होता है। यहां पर ना ये तो ठीक है, सीएम आप याद कर लोगे, विपक्ष का नेता ये भी याद कर लोगे। यहां पे गड़बड़ा जाओगे, यहां पे अगर वो लिख दे गृह मंत्री, राज्य का गृह मंत्री, राज्य का शिक्षा मंत्री, तब आप लोग गड़बड़ा जाओगे। आप लोग गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, क्योंकि कई आयोगों में गृह मंत्री का भी रोल है। तो आप लोगों को यहां याद रखना है कि यहां पर कैबिनेट का कोई भी मंत्री हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस देश का, उस राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो किस मंत्री को वहां पर मनोनीत करता है, इस बात पर डिपेंड करता है। ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद योग्यता वही योग्यताएं वही जो केंद्रीय सूचना आयोग में हम लोगों ने मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के लिए योग्यताएं देखी थी। क्या, सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, ठीक है। विधि विज्ञान, तकनीकी विज्ञान, समाज सेवा, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। इन सभी विभागों का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए और सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। अगर ये चीज आप लोगों के पास आ गई तो आप भी जो सूचना आयोग है उसके सदस्य आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको वो समिति चुनती है या नहीं चुनती। पद पर बने रहने की शर्त, वहां भी केंद्रीय सूचना आयोग में भी पद पर बने रहने की शर्तें थी। क्या शर्तें थी सर? पता था संसद का सदस्य नहीं होना है, किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होना है, अन्य किसी पार्टियों से हम लोगों को नाता नहीं होना चाहिए। यही सारी चीजें हैं। क्या, संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होना चाहिए, किसी लाभ का व्यापार में नहीं, मतलब कोई लाभ का व्यापार मतलब बिजनेस अगर आप नहीं करते हैं, तब ये शर्तें हैं कि ये सारी चीजें आप लोगों से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। संसद मतलब आप एमपी नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो,
एमएलए ना हो आप, ठीक है, किसी भी पार्टी से लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी पार्टी के आप महामंत्री, अध्यक्ष, ये सारी चीजें इन सब पदों पर ना हो, ठीक है, और कोई भी बिजनेस में आप लिप्त ना हो, तब जाके आपको इन शर्तों को आप पूरा करेंगे। और जब आप इन शर्तों को पूरा कर लेंगे तब आपको राज्य सूचना आयोग के सदस्य और आयुक्तों के रूप में चुना जा सकता है। कार्यकाल का निर्धारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या खेल है सर, अरे सर हर चीज में तो बता रहे हो सेम सेम, यहां भी तो सेम है, लेकिन जो डिफरेंट जो चीज है वो क्या है, स्टार क्यों लगा रहे हो? वहां तो नहीं लगाए थे आपने केंद्रीय सूचना आयोग में कार्यकाल पे स्टार, यहां इसलिए लगा रहा हूं दोस्त क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहां फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे? तो कैसे फंस जाओगे? तो केंद्रीय सूचना आयोग में जब हम लोगों ने देखा था कि कार्यकाल के निर्धारण की शक्ति, कार्यकाल एवं सेवा शर्तों के निर्धारण की शक्ति जो थी वो केंद्र सरकार के पास थी। अगर आप उस चीज से अंदाज लगाएंगे कि कार्यकाल वहां पर केंद्रीय सूचना आयोग में कार्यकाल और सेवा शर्तों के निर्धारण की शक्ति केंद्र सरकार में है। अब राज्य सूचना आयोग में आ जाओ सर, मतलब राज्य सूचना आयोग में आ गए तो कार्यकाल और सेवा शर्तों के निर्धारण की शक्ति राज्य सरकार में होगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है, बस यहीं पे गलत हो जाएगा। अगर आप कॉमन सेंस पे चलेंगे तो यहीं आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि है तो ये राज्य सरकार, है तो ये राज्य सूचना आयोग, यहां पर नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, यहां पर नियुक्ति की जो समिति है उसमें सीएम बैठ रहा है, लेकिन कार्यकाल का निर्धारण, इन सदस्य और इन आयुक्तों के कार्यकाल और सेवा शर्तों का निर्धारण आज भी केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये चीज है इंपॉर्टेंट, आप इस पर लगाइए स्टार। ध्यान देने वाली जो बात है ना, ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है। बाकी तो कार्यकाल तो आप याद कर लोगे, 3 वर्ष 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक हो जाएगा, पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, ये चीज तो आप याद रख ही लोगे। लेकिन जो याद रखने वाली चीज है वो ये क्या कि इसका निर्धारण, कार्यकाल और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन कर रहा है? तो कार्यकाल और सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये है इंपॉर्टेंट, आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये चीज है इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या है, कार्यकाल वहां भी 3 वर्ष 65 वर्ष की आयु। अब देखो वहां पर शायद मैं आप लोगों को बताया नहीं था, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि 2019 में केंद्र सरकार ने एक आदेश के द्वारा, कार्मिक मंत्रालय के द्वारा एक आदेश आया और आदेश के द्वारा इनका कार्यकाल क्या कर दिया गया, 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। लेकिन 2019 से पहले का क्या सर? तो 2019 से पहले केंद्रीय सूचना आयोग का जो कार्यकाल हुआ करता था वो होता था 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। ठीक है, अब इनका कार्यकाल घटा दिया गया है 2019 से इनका कार्यकाल घटा दिया गया है, अब हो गया है 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। ठीक है, 3 65 हो गया है, पहले 5 65 था। 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा 3 साल 65 वर्ष की आयु, ये दोनों में, केंद्र में भी और राज्य सूचना आयोग में भी सेम है। ठीक है, फिर अध्यक्ष इनको पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा, केंद्र में भी सेम था और राज्य में भी सेम ही हो जाएगा। सारी चीजें आप जानते ही हो कुछ नई चीजें नहीं है। शपथ वहां पर राष्ट्रपति दिलाता था, यहां पर शपथ का कार्य जो है वो किसको दिया गया, यहां पर शपथ का कार्य दिया गया राज्यपाल को। राज्यपाल को बोला गया कि राज्यपाल जो है वो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को क्या दिलवाएंगे, उनको दिलवाएंगे शपथ। ठीक है, तो ये चीज हो गई। कुछ नया है क्या? नहीं है सर। त्यागपत्र आप लोग जानते ही है। त्यागपत्र का क्या है? त्यागपत्र वहां भी हम लोगों को पता था, राष्ट्रपति को देना था केंद्रीय सूचना आयोग में, और कैसे देना था, लिखित रूप में देना था। मुंह जुबानी बोल के तो आप दे नहीं सकते हो कि जाओ हम नहीं आएंगे कल से काम पे, हमें नहीं करना काम, तो ऐसा काम नहीं चलता। वहां पे प्रॉपर आप लोगों को रीजन देकर, प्रॉपर एक एप्लीकेशन, एक लिखित रूप में आप लोगों को अपना त्यागपत्र देना होता है। किसको देना होता है? वहां केंद्रीय सूचना आयोग में आपको देना होता है राष्ट्रपति को, लेकिन राज्य सूचना आयोग में आप लोगों को अपना कार्य जो त्यागपत्र है वो किसको देना होगा, वहां यहां पर आपको ये त्यागपत्र जो है वो राज्यपाल को देना होगा। और कैसे देना होगा तो आप लोग जानते ही है भली भांति, लिखित रूप में आप लोगों को ये देना होगा। बाकी सारी चीजें, सेवा शर्तों का निर्धारण मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। सेवा शर्तों का निर्धारण वहां भी केंद्र सरकार करती थी और यहां भी केंद्र सरकार करती है। तो सर क्या कुछ इंपॉर्टेंट है? तो हाँ इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर डिब्बा लग चुका है। ठीक है, उस पर स्टार भी लग रहे हैं, सितारे चमक रहे हैं उसके ऊपर, तो जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग नोटिस करिएगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, सेवा शर्तों का निर्धारण किया जा रहा है। और
ये चीज आप पता ही है, नियुक्ति के बाद किसी के भी में किसी भी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। ये आप लोगों को हर आयोग में मैंने बताया है, तो ये चीज तो आप लोग रट ही लो। अध्यक्ष का वेतन डिसाइड कर दिया गया 2.25 लाख, और सदस्य का वेतन भी सेम, अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन जो है वो सेम रख दिया गया राज्य के। लेकिन अगर मैं बात करूं केंद्र, मगर मैं बात करूं कि केंद्रीय सूचना आयोग में जो अध्यक्ष का है वो वेतन कितना होना चाहिए, तो 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए के समथिंग उनका वेतन था। शक्तियों की बात करूं तो वहां भी सिविल न्यायालय की शक्ति थी, यहां भी सिविल न्यायालय की शक्ति है। तो क्या अब मुझे आप लोगों को यह बताने की आवश्यकता है कि किसी आयोग को अगर सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है तो वो कौन कौन सी शक्तियां उसको मिल जाती है? तो ये चीज तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे बताने की आवश्यकता है आप लोगों को, क्योंकि मैंने हर आयोग में आप लोगों को बताया हूं। ठीक है, तो सिविल न्यायालय की शक्तियां होगी तो क्या करेगा? हलफनामे पर साक्ष्य लेगा, गवाहों को हाजिर होने के लिए समन भेजेगा, किसी सरकारी दफ्तर से अगर कोई पब्लिक रिकॉर्ड मंगाना होगा, उस पब्लिक रिकॉर्ड की प्रति मंगानी होगी या न्यायालय से प्रति मंगानी होगी तो वो मंगा सकेगा। ठीक है और राज्य सरकार या राज्यपाल के द्वारा जो भी काम दिए जाएंगे वो सारे भी काम करेगा। तो ये है सिविल न्यायालय की शक्ति। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की जो शक्तियां है वो इस राज्य सूचना आयोग को प्राप्त है। बाद में हटाने की प्रक्रिया वहां पर कल जब हम लोगों ने देखा था केंद्रीय सूचना आयोग को, और केंद्रीय सूचना आयोग को जब हम लोगों ने देखा था तब हम लोगों ने देखा था कि कैसे केंद्रीय सूचना आयुक्त और सदस्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और सदस्य सूचना आयुक्त को किस तरीके से हटाया जाता है, ये चीज देखी थी। और हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। उसके भी दो आधार है। क्या है? एक जो है वो कदाचार और अक्षमता के आधार पर जब भी हटाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी, और जांच में अगर पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, तब हटाया जाएगा। लेकिन कुछ आधार ऐसे भी थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जांच करने की आवश्यकता नहीं थी और बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के ही राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाता था मुख्य सूचना आयुक्त और सदस्य सूचना आयुक्तों को। तो ये चीज वहां पर थी। सेम के सेम प्रोसेस यहां भी है राज्य सूचना आयोग में, लेकिन हटाएगा कौन? राज्यपाल के द्वारा हटाया जाएगा। सेम कदाचार और अक्षमता के आधार पर अगर हटाना होगा तो सब पहले कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाना होगा तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति बैठेगी। उन आधारों को सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। अगर वह व्यक्ति, वह मुख्य सूचना आयुक्त या सदस्य सूचना आयुक्त अगर उन आधारों का दोषी पाया जाता है तो उसे राज्यपाल के द्वारा हटा दिया जाएगा। और दूसरे आधार, जो अन्य आधार है, उनके आधार पर बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के, यहां पर हाई कोर्ट नहीं है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ही जांच कर रहा है। इस चीज पर ध्यान देना। जो चीज ध्यान देने लायक है वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पर भी कौन कर रहा है? यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है। तो बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के कुछ आधार ऐसे हैं जिन पर बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के राज्यपाल के द्वारा सीधे सीधे मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्य सूचना आयुक्तों को हटा दिया जाता है। ठीक है, वही चीजें लिखी हुई है। कौन हटा रहा है? राज्यपाल हटा रहा है। किसको हटा रहा है? मुख्य सूचना आयुक्त और सदस्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों को हटा रहा है। किस आधार पर? तो कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर अगर हटाना होगा तो कहां पर जांच होगी? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में है। ये है सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट नहीं है। उच्चतम न्यायालय में जांच होगी। जांच के बाद सीधे सीधे हटा दिया जाएगा, ये बात। लेकिन कुछ आधार ऐसे हैं जिन पर बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है। वो आधार क्या है? वो आधार है अगर अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया हो जाता है, कार्यकाल के दौरान अन्य किसी व्यवसाय में संलिप्त हो जाता है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से असमर्थ हो जाता है, नैतिक चरित्रहीनता के अपराध में दोषी पाया जाता है, या ऐसे वित्तीय हित रखे हो जो कार्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इन सभी चीजों में से अगर कोई भी किसी भी चीज में अगर सदस्य या अध्यक्ष लिप्त होता है तो उसे राज्यपाल के द्वारा बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के हटाया जा सकता है। इस बात का प्रावधान है यहां पर। ठीक है, इसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो क्या है? प्रतिवेदन आप लोगों को पता है। वहां पर किसको? राष्ट्रपति को। गड़बड़ हो जाएगी, आप समझिए, गड़बड़ हो जाएगी। राष्ट्रपति बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वहां पर केंद्र सूचना आयोग जो है वो
केंद्र सरकार को अपना प्रतिवेदन देता था, उसी तरह यहां पर राज्य सूचना आयोग जो अपना प्रतिवेदन है वो किसको देगा, वो अपना प्रतिवेदन देगा राज्य सरकार को, वो अपना प्रतिवेदन देगा राज्य सरकार को। और राज्य सरकार क्या काम करेगी, राज्य सरकार विधानमंडल के दोनों सदनों में, विधानमंडल के दोनों सदनों में इसको पेश करेगी। अब विधानमंडल के दोनों सदन कौन से, तो दो सदन में कौन कौन आता है, एक तो हो गई विधान परिषद, विधान परिषद, और दूसरी हो जाएगी विधानसभा। विधान परिषद और विधानसभा यहां पर पेश कर देगा। इसके बाद हाँ, ये चीज हो गई हमारी मध्य प्रदेश सूचना आयोग प्रतिवेदन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को देखना है बेसिकली, देखो राज्य सूचना आयोग में इतना ही था, राज्य सूचना आयोग हम लोगों ने देख लिया, सारी चीजें देख ली, कितने सदस्य होते हैं, कौन नियुक्त करता है, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, कार्यकाल कितना होगा, ठीक है। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों को मध्य प्रदेश सूचना आयोग के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोगों को जुटानी रहती है। तो वही चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि मध्य प्रदेश सूचना आयोग के बारे में क्या, तो मध्य प्रदेश सूचना आयोग के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसका स्वरूप कैसा है, तो स्वरूप तो सेम होगा सर, क्योंकि इसका गठन, इसका जो गठन है वह भी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत हुआ है, इसीलिए इसका भी जो स्वरूप है वो सावधिक है या वैधानिक है, ठीक है। ये चीज तो हम लोगों को क्लियर आई। लेकिन सर स्थापना की डेट क्या याद रखनी है, तो जी हाँ, ये डेट आप लोगों को याद रखनी है दोस्त। क्या डेट है, 22 अगस्त 2005। ये डेट जो है ना, ये सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछेंगे और आप सोचोगे कि सर 2005 याद रख लूंगा, अगस्त 2005 याद रख लूंगा, काम चल जाएगा क्या, तो नहीं चलेगा। ऑप्शन आते हैं 21 अगस्त 2005, 22 अगस्त 2005, 25 अगस्त 2005, वहां पे आप फंस जाओगे। तो आप लोग ऐसे याद रख लेना 22 अगस्त 2005, सीधे सीधे आप लोगों को याद रखना है। किस अधिनियम के तहत गठन हुआ है, तो आप लोगों को पता ही है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत गठन हुआ है। क्या संरचना है, इसकी भी सेम संरचना, एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 अधिकतम अन्य सूचना आयुक्त होंगे। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। सारी चीजें हम जानते हैं सर। अब देखो यहां पर जो अभी वहां यहां पर 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु लिखी है ना, लेकिन आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने राज्य सूचना आयोग का कार्यालय बताया 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, तो यहां आप क्यों 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु लिखे, हो गया है। देखो जो वर्तमान में जो अभी जो राज्य मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त है ना, उनका नाम है अरविंद कुमार शुक्ला। उनका नाम क्या है, उनका नाम है अरविंद कुमार शुक्ला। और अरविंद कुमार शुक्ला जब बन गए थे, यहां पर अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अरविंद कुमार शुक्ला 2019 में क्या बना दिए गए, अरविंद कुमार शुक्ला 2019 में, हाँ अरविंद कुमार शुक्ला को 2019 में, यहां पर लिख देता हूं ना मैं, 2019 में क्या कर दिया गया, अरविंद कुमार शुक्ला, अरविंद शुक्ला, हाँ अरविंद कुमार शुक्ला को क्या बना दिया गया, मध्य प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया, मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया। अब इसी 2019 में बाद में, अब जब इनको बना दिया गया तब इनका कार्यकाल कितना निर्धारित हुआ, 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु ये निर्धारित हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा क्या हुआ, केंद्र सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया कार्मिक मंत्रालय के द्वारा, और उन्होंने बोला कि अब जो कार्यकाल होंगे वो 3 वर्ष 65 वर्ष की आयु होगी। लेकिन अब देखो, अब अगर इनका तो कार्यकाल, अब इनका तो स्टार्ट हो गई थी, इनकी तो शपथ हो गई थी, तो इन्होंने 5 साल के लिए शपथ ली थी। लेकिन अगर अब इनका कार्यकाल हम लोग 3 करते तो इनके जो सेवा शर्तें हैं उसमें अलाभकारी परिवर्तन हो जाता। समझ रहे हैं आप, अलाभकारी परिवर्तन मतलब इनको हानि हो जाती, इनको नुकसान हो जाता। तो अभी अरविंद कुमार शुक्ला जब तक है तब तक इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु है। इसके बाद जो नए बनेंगे वो बनेंगे 3 वर्ष की 65 वर्ष की आयु के लिए ही बनेंगे, ठीक है, 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु के लिए ही बनेंगे। सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार, ठीक है, त्याग पत्र राज्यपाल को, मुख्यालय भोपाल में है, रिपोर्ट किसको देना है, राज्य सरकार को देना है, नोडल मंत्रालय कार्मिक मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। इतनी चीजें आप लोगों को जानना है। पहले अब तक के जो मध्य प्रदेश के पहले जो सूचना आयुक्त थे ना, उनका नाम है TN श्रीवास्तव। एक नाम ये आप लोगों को याद रखना है, एक नाम ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, TN श्रीवास्तव। फिर पद्मनी तिवारी, इकबाल अहमद,
केडी खान, अरविंद कुमार शुक्ला, ये 5 नाम है। तो मेरा तो मानना है सबसे पहले टीएन श्रीवास्तव का नाम याद रखो, फिर अरविंद कुमार शुक्ला का नाम याद रखो, और बाद में इन तीनों का नाम एक एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ना ही रहता है। पूछ लिया जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इसी के साथ हम लोगों का ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। कौन सा टॉपिक? राज्य सूचना आयुक्त का जो टॉपिक है, राज्य सूचना आयोग का जो टॉपिक है वो हम लोगों का यहीं पर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नीति आयोग के बारे में बहुत गहनता से डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। नीति आयोग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे कि क्या होती है नीति आयोग, कैसे योजना आयोग से वो अलग है, वर्तमान में संरचना क्या है, काम क्या करता है, सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन तब तक आप लोग पुराने सारे वीडियोस को देखिए। अगर आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि एग्जाम ओरिजिनल्स आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, या एग्जाम ओरिजिनल्स के वीडियोस से आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है, या मेरे द्वारा पढ़ाए गए कुछ भी वीडियो से आप लोगों को थोड़ी भी अगर जानकारी मिलती है, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को फैलाइए, और एग्जाम ओरिजिनल्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। हमसे जुड़िए। एग्जाम ओरिजिनल्स हमेशा आपकी सेवा में लगा रहेगा, तत्पर लगा रहेगा, हमेशा लगा रहेगा। लेकिन तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से अलविदा लेता हूं। कल फिर इसी समय पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी प्लेटफॉर्म पर आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, नए जोश, नई उम्मीद, नए टॉपिक के साथ। और उम्मीद करता हूं आप अपने साथ और भी अपने दोस्तों को लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।